नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, उद्यान की फसलें अर्थात फल, फूल, सब्जी, औषधि फसल और मसाला फसलें। किसान भाइयों, इस समय उद्यान की फसलों की अगर बात करें तो गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में ऐसे कौन कौन से काम हमारे किसान भाई करें, ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिससे फसल भी अच्छी हो और उत्पादन भी अच्छा मिले। और जो किसान भाई नए अगर बगीचे लगाना चाह रहे हैं, मई महीने में क्या काम करना चाहिए, ये खास बात है। इन तमाम बातों की आज हम जानकारी लेंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी के उद्यान के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण बर्डे जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे साथ एक सफल किसान हैं बीलखेड़ा भोपाल के दिनेश पारासर जी, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है जी। और ऐसे मौसम में जो किसान भाई उद्यान की फसलें लगाते हैं या लगाने जा रहे हैं, कौन कौन से सामूहिक कार्य करना चाहिए? किसान भाई, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और इसमें अधिकतर जो सब्जियां लगाई जाती है, इसमें जो कद्दू वर्गीय सब्जियां है, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है गर्मी में, जिसमें कि आप जानते हैं कद्दू हुआ, लौकी हुआ, गिलकी हुआ, तोरई हुआ, ये फसलें मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में लगाई जाती है और जिनमें हमें उनके प्रबंधन के ऊपर काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस समय इनका मूल्य भी बाज़ार में काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इसमें जो जैसे कि इनके प्रबंधन संबंधित इसमें खाद उर्वरक की उचित मात्रा देनी चाहिए और साथ में सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी में सिंचाई की बार बार आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन अच्छा मिल सकता है। जी किसान भाइयों, अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो 3-4 बातों का आप ध्यान रखना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण रखें, उर्वरक प्रबंधन करें और सिंचाई प्रबंधन करें, और समय समय पर कीट अगर रोग आ रहे हों तो इसकी देखरेख करें। और जैसे कि डॉक्टर साहब, अगर अभी मैं पूछूंगा आपके लिए, उसका नियंत्रण करें। अगर कोई रोग कीट कौन कौन से आ सकते हैं इस मौसम में और कैसे नियंत्रण करें? इस समय जैसे कि कद्दू वर्गीय फसलें होती है, जिसमें मुख्य रूप से एक सफ़ेद पाउडर जैसा इसमें जम जाता है, जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है। तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, बाद में पत्तियां पीली पड़ के और ख़त्म होने लगता है पौधा। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो जो सल्फर जो दवा आती है, उसको 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि इसका छिड़काव करते हैं तो किसान भाई इस बीमारी से रोकथाम हो जाती है। इसके बाद में जैसे कोई कीट वगैरह लगते हैं इसमें, तो जो किसान भाई जैविक खेती के रूप में सब्जियों की खेती करते हैं, तो इसमें जो नीम ऑयल होता है, इसका इसमें स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसका जो रस चूसने वाले कीट होते हैं ये नियंत्रण में हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, कुछ खास बातों का ध्यान समय पे करें तो उत्पादन में कमी नहीं आएगी, और ख़ास तौर से सब्जी में तो बिल्कुल ध्यान ही रखना चाहिए। हमारे साथ एक सफल किसान हैं, उनसे जानेंगे कि सफलता के कौन कौन से ऐसे राज हैं जिससे हर किसान सफल बन जाए। दिनेश पारासर जी, बताइए। सर, मैं दिनेश पारासर, ग्राम बीलखेड़ा पे हूँ। मेरा मानना यह है सर कि मिश्रित खेती की जाए। सर ने जैसे कहा सब्जी की खेती, उसके साथ मूंग भी लगाया जाए, गेहूँ, और छोटी सी डेयरी व्यवसाय भी उसके साथ किया जाए, तो किसान को उससे बहुत राहत मिलेगी और बहुत आमदनी बढ़ेगी सर। दूसरी चीज़, आज आधुनिकता के साथ जो किसान चलेगा वो बढ़ेगा। जैसे स्प्रिंकलर से आप सिंचाई करोगे तो उसमें कीट वगैरह लगने के भी कम चांस रहेंगे सब्जियों में। दूसरी चीज़, आप नया हार्वेस्टर जो आया उससे कटाई करेंगे तो आपको साथ साथ ही भूसा बनता है और दुगनी तिगनी मात्रा में भूसा बनता है। और खेतों में जो आजकल आग लग जाती है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह से, वो आग लगने बंद ही हो जाएगी। तो उसमें 17-18 कुंटल भूसा एक बार में 1 एकड़ में निकलता है। मैंने खुद वो चलाई है अपने खेतों में। तो इस तरह की अगर जो शासन आपको दे रहा है, और हमारे वैज्ञानिक जैसे सर ने अभी बताया कि आप इसको कीट के लिए ये डालें, तो इससे किसान की निश्चित आमदनी बढ़ेगी और किसान की उन्नति होती रहेगी। तो किसान भाइयों, किसान का ये मत है कि परंपरागत खेती के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को वैज्ञानिक तरीके भी अपनाना चाहिए, और जो वैज्ञानिक हैं उनकी समय समय पर राय जरूर लेना चाहिए। अभी आपने ये बताया कि कोई नया हार्वेस्टर आया, ये क्या है? सर, ये नया हार्वेस्टर आया, साथ में ही गेहूँ भी निकलता है और साथ में ही भूसा बनता है। और उसको जो पहले अपन भूसे बनाने वाली मशीन से जो भूसा बनाते हैं, उससे
दुगनी मात्रा में भूसा निकलता है, यानी 1 एकड़ में 17-18 कुंटल भूसा आपका निकलता है। अब आप 400 रुपये कुंटल से भी भूसा पकड़ लो तो आप मतलब आपको कहीं से नुकसान नहीं, 5,000 रुपये प्रति एकड़ से वो हार्वेस्टर चलता है। मैंने खुद चलवाया है अपनी ज़मीन में सर जी। तो किसान भाइयों, अभी देखने में आपको सुनने में आ रहा होगा मीडिया के माध्यम से कि जगह जगह नरवाई में आग लग जाती, इतना नुकसान हुआ। अब जो नई उन्नत कृषि यंत्र आ रहे हैं उससे समय, श्रम और धन तीनों की बचत हो रही है और किसानों को तो फायदा होता ही है। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी के फल उद्यान की विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण बर्डे जी। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं ग्राम बीलखेड़ा भोपाल के एक सफल किसान दिनेश पारासर जी, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आइए उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय हम देख रहे हैं कि आम की फसल बहार है, फल बाज़ार में आ रहे हैं, तो जिन किसानों के पास आम के पौधे हैं या बगीचे हैं या 1-2 पेड़े भी हैं, ऐसे कौन से सामूहिक काम करें इससे उत्पादन अच्छा हो और उनको बाजार भाव अच्छा मिले? शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आम एक ऐसा फल है जिसको फलों का राजा कहा जाता है और हर व्यक्ति की पसंद होता है, इसको पसंद करता है आदमी आम को। तो आम में हमें कुछ समय बाद हमें करीब मई के महीने से भरपूर मात्रा में आम की फसल आपको मिल जाएगी, मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये इसका प्रबंधन में हमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें नियमित रूप से सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि फल जब बड़ा हो जाता है तो उसमें गिरने की समस्या ज़्यादा होती है। तो किसानों की मुख्य समस्या यही होती है कि फल गिरने लगता है, क्योंकि आम एक ऐसा फल है जिसमें गिरने की समस्या होती है। लेकिन कुछ हम ऐसे उपाय करें इसमें कि रोक दिया जाए तो इसमें अच्छी उत्पादन क्षमता होती है। तो इसके लिए हमें, जैसे आम यदि ज़्यादा मात्रा में गिरता है तो इसमें एक प्लानोफिक्स दवा आती है जिसमें Na होता है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसको 200 ppm की मात्रा में इसका छिड़काव यदि हम करते हैं तो कुछ मात्रा में आम गिरना कम हो जाता है। इसके बाद में हमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसमें बोरान है और मोलिब्डेनम है और जैसे और भी सूक्ष्म तत्व है, जिंक है, फास्फोरस है, इनका समावेश यदि हम करते हैं पेड़ को के उत्पादन में तो काफ़ी समस्या इसकी हल हो जाती है और गिरते नहीं। इसके बाद में आम में काफ़ी और समस्याएं आती है, जैसे कि पकने की। तो पकने में भी इसमें पकने का एक सही मैच्योरिटी पे इसको तोड़ा जाए तो इसका अच्छा स्वाद आता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे फल पक के कुछ फल टपकने लगे तो इसका मैच्योरिटी इंडाइसेस इसको माना जाता है कि फल अब पक जाएगा। तो इस स्टेज में इसको यदि अपन तोड़ के यदि जैविक तरीके से यदि बिना रसायन के इसको यदि पकाना है तो इसके लिए हम भूसा या पुआल है उसमें रख सकते हैं और या पेपर, जो न्यूज़पेपर है, इसमें लपेट के रख देते तो ये करीब 4-5 दिन में नेचुरल तरीके से पक जाता है। कुछ लोग इसमें इथिलीन का उपयोग भी करते हैं जो कि हानिकारक होता है। तो जहाँ तक हो आम को नेचुरल तरीके से ही पकाना चाहिए। सब आम 2 प्रकार के होते हैं, जैसे देसी बड़े बड़े पौधे होते हैं और उन्नत प्रजाति के जो होते हैं। तो इनमें ये तोड़ाई की, जैसे तोड़ाई के बारे में आप भी बता दें, साथ में पकाने के लिए एक जैसी है, तो जो उन्नत प्रजाति के होते हैं कुछ देर में आम टपकते हैं, इस बारे में थोड़ा बता। चूँकि आम में 2 तरीके की वैरायटी होती है, कुछ देसी वैरायटी होती है जो कि लगाने के काफ़ी लंबे समय बाद में इसका उत्पादन चालू होता है, जो कि करीब 10 से 12 वर्ष लग जाते हैं। कुछ हाइब्रिड किस्में होती है जो कि करीब 2 से 3 साल में ही उत्पादन देना चालू होती है। तो इसमें जो तुड़ाई है, जो हाइब्रिड किस्में है, ये बौनी होती है और इनके
उत्पादन कम जरूर होता है क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। इसमें तुड़ाई आसानी से होती है और इसमें भी कुछ ऐसी किस्में भी है आम में जो कि प्रतिवर्ष उत्पादन देती है, जैसे कि आम्रपाली हुआ, मल्लिका हुआ, तोतापरी हुआ। ये किस्में ऐसी है जो कि प्रतिवर्ष उत्पादन देती है। इसके साथ में कुछ नई किस्में भी आम में आ चुकी है। करीब आम ऐसे की प्रजातियों में करीब 1000 से ऊपर किस्में हैं आम में। तो इसमें जो नई किस्में अर्का पुनीत है, वनराज है, ये किस्में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है जिसका मार्केट भाव भी अच्छा होता है। तुड़ाई की बात करें तो जो बड़े वृक्ष होते हैं उसमें तुड़ाई करना थोड़ा कठिन होता है। कुछ उपकरण जो आ गए आजकल तोड़ने में, जो नीचे से ही अपन इसको तोड़ सकते हैं। इसके साथ में जो बौनी किस्में इसको आराम से तोड़ सकते हैं, जो कि बौनी होती है। और जो बौनी किस्में होती है वो प्रति हेक्टेयर इनकी संख्या ज़्यादा होती है। आजकल आम में भी और सभी फल वृक्षों में सघन बागवानी का कंसेप्ट चला है, जिसमें सघन बागवानी मतलब कि पौधों को पास पास लगा के प्रति हेक्टेयर वृक्षों की संख्या बढ़ाना, जिससे कि उत्पादन प्रति वृक्ष होने से ज़्यादा मिलता है। इस तरीके से हमें प्रति हेक्टेयर उपज के साथ में मूल्य ज़्यादा प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने सघन बागवानी के बारे में बताया, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो किसान भाई नए उद्यान लगाना चाह रहे हैं तो उस समय उन्हें इस समय क्या काम करना चाहिए? जो किसान भाई इस समय नया उद्यान लगाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा समय है कि इस समय आप जो इसका रेखांकन कर ले, क्योंकि कोई भी बगीचा लगाने, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए हम उसका आर्किटेक्चर से नक्शा बनाते हैं, वैसे हमें भी कोई बगीचा लगाना है तो उसे हम रेखांकन बना ले, एक जिसको लेआउट बोलते हैं। तो लेआउट से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें जैसे 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में बगीचा लगाना है, कितने पौधों की संख्या लगेगी, साथ में उसमें दूरी क्या रहेगी पौधों से पौधे की और कतार से कतार की। और ये करने के बाद में हमें गड्ढा खोदना है। तो गड्ढा खोदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई बड़े वृक्ष है तो उसमें जैसे आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, तो इसमें हमें करीब 1 मीटर के लगभग लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और इसको करीब मई जून के महीने तक धूप लगने देना चाहिए। धूप लगने से क्या होता है कि जो इसमें जो हानिकारक कीड़े हैं ये नष्ट हो जाते हैं और बाद में हमारे पौधे में नहीं लग पाते। जैसे जहाँ पे दीमक होती है, दीमक के गड्ढे में हमें जैसे क्लोरोपायरीफास दवा है या नीम की खली है, इसको डाल देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हमें दीमक से पौधों को नुकसान नहीं होता है। जी जी। किसान भाइयों, कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप नए उद्यान लगाना चाह रहे हैं। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी के फल उद्यान की विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण बर्डे जी। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं ग्राम बीलखेड़ा भोपाल के एक सफल किसान दिनेश पाराशर जी, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आइए उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब से ये और पूछ लें कि प्रजाति का चयन किस आधार पर करें, क्या सोच के करें किसान भाई? जो कि प्रजाति का चयन एक तो किसान के अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और बाकी मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पर जो किस्में जिस भी स्थान पर जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ पे उन किस्मों का चयन कर सकते हैं। जैसे हमें यदि सघन बागवानी करना है तो सघन बागवानी में जो बौनी किस्में होती है उनका हमें समावेश करना होता है। बौनी मतलब छोटे आकार की, जो बौनी उन्नत मतलब प्रजाति, छोटे आकार की और हाइब्रिड किस्में हैं, जो कि जैसे अमरूद का बगीचा है, अमरूद के बगीचे में हम 1 बाई
1 मीटर पे यदि लगाते हैं तो उसमें करीब 5,000 के लगभग पौधे आ जाते हैं। और वैसे जो ट्रेडिशनल विधि है जिसमें हम 5 से 6 मीटर पे लगाते हैं, तो यहाँ पे करीब हमें 1 एकड़ में करीब पौधे 200 से 250 पौधे लगते हैं। तो इस तरीके से हम चयन कर सकते हैं। इसके साथ में ही हम किस्में हैं, तो इसमें जैसे कि आम में जैसे आम्रपाली सबसे बौनी किस्म होती है, जो कि जिसको हम गमले में भी यदि लगा देते हैं तो उसमें भी फल आने लगता है। करीब इसकी ऊंचाई भी काफ़ी कम होती है और ये प्रतिवर्ष इसमें फल आते हैं, क्योंकि ये रेगुलर बेरर वैरायटी है। इस तरीके से हम आम में चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में अमरूद में भी काफ़ी किस्में आ गई है, तो अमरूद में भी हम जैसे कि अभी थाई वाली किस्में हैं, VNR है, इनका हम समावेश करके हाई डेंसिटी में इनको लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये देखने में आ रहा है कि आम के जो बोर आता है ना, फूल आते हैं, उसमें गुच्छे बन जाते हैं, क्या कारण है? चूँकि इसमें जो किस्में ये फिजियोलॉजिकल दैहिक विकार बीमारी है, इसके कारण इसमें गुच्छे बनने लगते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो फूल है एक गुच्छे का रूप ले लेता है, बाद में इसमें फल नहीं आते हैं। तो ये बहुत किसानों की समस्या है। कुछ वैरायटी में ज़्यादा आता है, कुछ में कम आता है। तो इसमें तो हमें यदि बीमारी आ गई है तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि उस गुच्छों को काट देना चाहिए। और इसको हमें जैसे कि अभी आम में फलन है, इसके बाद में जैसे कि हमारा बगीचा जुलाई के महीने में फल टूट जाते हैं, तो उस समय हमें इसके जो गुच्छे हैं इनको काट देना चाहिए। और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, जो 200 ppm Na नेप्थलीन एसिटिक एसिड के घोल का छिड़काव करना चाहिए। उससे ये कुछ मात्रा में कम आता है। और साथ में हमें जैसे मेटालेक्जिल मैनकोजेब ये दवा आती है जो फंजीसाइड होता है, इसका स्प्रे हमें 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से करना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि हमें जिन किस्मों में ये बीमारी नहीं आती उनको लगाना चाहिए, जिसमें कि अलीब है, बहादुरान है और इलायची, ये किस्में ऐसी है जिसमें ये बीमारी नहीं आती है। तो इनका भी हमें चुनाव करना चाहिए। जिन किसान भाइयों के आम के बगीचे में, आम के पौधे में गुच्छे बन जाते हैं, मतलब आफलन की स्थिति हो जाती है, उन्हें जैसे ही आम टूट जाएं तो जुलाई के महीने में, मतलब आषाढ़ के महीने में उसको वहाँ से गुच्छे वाले उसको तोड़ देना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो दवा बताई उसका छिड़काव करें तो निश्चित तौर से अगली वर्ष आफलन की स्थिति नहीं होगी। साथ में ऐसी प्रजाति लगाएं जिनमें ये गुच्छे होते ही नहीं हैं। कुछ 2-3 नाम डॉक्टर साहब ने बताए हैं। हमारे बीच में एक सफल किसान है, हम उनसे जानेंगे कि सफलता में जो पशुपालन का क्या महत्व है, पशुओं में कौन कौन से पशु हैं और कितना उनके पास दूध होता है। पारसर जी बताएं। सर सब मैं ये बता रहा हूँ कि देसी उत्तम नस्ल की गाय जैसे साहिवाल है और आपकी गिर है, इसमें अच्छा दूध देती है और मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलता है। दूसरी चीज़ क्या, किसान को इसके गोबर से जैविक खाद मिल जाता है। वो किसान अगर चाहे तो उसका गौमूत्र का कीटनाशक भी बना सकता है। इस तरह से किसान को लाभ ही लाभ है, कहीं से भी डेयरी में कहीं से नुकसान नहीं है। और मार्केट में इसका जो देसी उत्तम नस्ल की गाय, इसका दूध का बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो इस तरह से, और इसी तरह किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँ, जैसे अगर आप बागवानी में खेतों के मेड़ों पर ही आम के पेड़ लगाएं, सर ने बताया कि ऐसे ऐसे बेशक करिए, आप प्राकृतिक तरह से उन्हें पकाइए, वो अपने हम गाँव की ग्रामीण भाषा में कहते हैं शाख गिरने लगी, ऑटोमेटिक आम के पौधे से फल पक के नीचे गिरने लगे। आप समझ लो इसका पकने का टाइम आ गया और आप उसका पाल लगाइए और मार्केट में बेचिए। आप 10 पौधे भी लगा लोगे तो आपको बहुत लाभ होगा इसका। इस तरह से किसान को सफलता मिल सकती है। और आधुनिकता के साथ किसान चले, जो गवर्नमेंट आपको यंत्र दे रही है उनके साथ चले, तो कहीं से किसान को कोई नुकसान नहीं है। दिन पे दिन प्रतिदिन किसान उन्नति करता जाएगा, लेकिन उसको आधुनिकता के साथ चलना पड़ेगा। ये मेरा कहना है। हाँ, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं पारसर जी। किसान भाई अपने परंपरागत जो खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ तकनीक का भी उपयोग करें। और उनने बताया कि आम पकने के लिए क्या फसल पहले से साग गिरने लगे, मतलब जब आम की कैरी पककर आम बन के तैयार हो जाए तब उसको तोड़ा ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, नींबू वर्गीय फसलों में क्या करना चाहिए? चूँकि नींबू इस समय तो ऐसा फल है कि
कुछ समय पहले ये निगलेक्टेड टाइप का फल था जिसकी कोई कद्र नहीं थी, लेकिन आपने देखा होगा कुछ 2-4-5 सालों में देख रहे हैं आपकी नींबू के काफ़ी अच्छे भाव मिलने लगे हैं और करीब इसका नींबू का जो भाव है गर्मियों में ही अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका जो किस्में है जैसे कि कागजी है, प्रमालिनी है, ये किस्में बहुत अच्छी होती है, जिसको किसान इसको लगाए तो इससे अच्छा फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका भविष्य क्या है? अगर वो अपने पास थोड़ी बहुत खेती है तो उद्यान की या बागवानी में उनका कोई भविष्य है? क्योंकि खेती तो ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें आजकल आप देख रहे हैं कि इसमें जो किसान है वह किसानी छोड़ के दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जो आज के पढ़े लिखे युवा है जिसमें कि बेसिकली इंजीनियरिंग साइड के, वो खेती में बहुत अच्छा कमाल कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे जो आज प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां करते थे, उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ के और खेती में अपना भविष्य बनाया, जिसमें कि उद्यानी की फसलें यदि वो करते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है, जिसमें आज नर्सरी है, उसके साथ में जो हाईटेक वैल्यू वाली क्रॉप है उसका उत्पादन करे तो अच्छा हमारे बीच में किसान है, उनसे पूछ लेते क्या नौजवानों का क्या भविष्य उद्यान के लिए? आजकल उद्यानिकी में सब पढ़े लिखे किसान बहुत आगे आ रहे हैं। हाँ। और उद्यानिकी में बच्चों का जो नई युवा पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा भविष्य, कहीं से भी मतलब नुकसान नहीं। और सर सलाह दे रहे हैं अभी अपने को, बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं कि इन्हें सब्जी के बारे में बताया, उद्यानिकी के बारे में, नींबू के बारे में, आम के बारे में। इस तरह किसान अगर खेती करे तो कहीं से किसान को कोई नुकसान नहीं है। पढ़े लिखे भी बच्चे अपना स्वयं का इसमें काम करें तो कोई नुकसान नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को खास तौर से जिनके पास सब्जी फल फूल खेती करते हैं उनको बड़ी सामयिक जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश पारस जी, आप अपना काम छोड़कर हमारे बीच में और किसानों को अपनी सफलता के राज बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। पूरे विश्व में भारतीय गेहूं की धूम, कृषि विकास दर बढ़ाने पर जोर, गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल, नरवाई जलाई तो नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के करनाल में ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर पर किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के लिए किसानों और वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। वहीं भविष्य के प्रमुख शोध क्षेत्रों पर भी जोर दिया। श्री चौहान ने कहा कि एक जमाना था जब हम अमेरिका का PL 480 गेहूं मंगवाते थे, पेट भरने के लिए रिजेक्टेड गेहूं मंगाना पड़ता था। लेकिन मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि आज हम एक के बाद एक नई किस्में तैयार कर रहे हैं। नए गेहूं की किस्म तैयार करने के प्रयोग हो रहे हैं। आज भारत गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। हम अपना ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों का भी पेट भर रहे हैं। हमारा शरबती गेहूं आज दुनिया में धूम मचा रहा है। हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार कोशिश यही है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में और बेहतर करें। विकसित भारत विकसित खेती के बिना संभव नहीं है और समृद्धि का मार्ग यही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रामीण भारत में कृषि विकास दर और क्रय शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि ग्रामीण युवाओं का शहर की ओर पलायन रोका जा सके। नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि वर्तमान में कृषि फसलों के लिए सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य वाणिज्यिक बाजार मूल्यों से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि कृषि विकास दर बढ़ेगी तो ग्रामीण युवा आजीविका के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की ओर पलायन करने को मजबूर नहीं होंगे। उनके अनुसार कृषि में विकास दर से ग्रामीण आबादी की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। श्री गडकरी ने देश में बांस संसाधनों के अधिक गहन उपयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि बांस रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और ग्रामीण विकास में योगदान दे सकता है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में बांस के उपयोग से भारत को जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश में सर्वाधिक 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है ताकि प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को सर्वाधिक लाभ मिले। इस उपार्जन राशि में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन एवं उपार्जन के मामले में हम पंजाब और हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से भी आगे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों की ई-KYC जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने मंत्रालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों को समय पर और बिना किसी कठिनाई के पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि त्रुटि रहित राशन वितरण, किसानों को उपार्जन राशि का समय पर भुगतान और हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रबंध और जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण समेत कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके निदान के लिए राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नरवाई जलाने पर संबंधित किसान से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन भी नहीं किया जाएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मालवांचल समेत प्रदेश में कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। सरकार द्वारा उन्नत फसलों और पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप प्रदान कर बिजली के बिल के बोझ से मुक्त करने के लिए कार्य भी कर रही है। किसान खेती की नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करें और नवाचारों से प्रेरणा लें। श्री कंषाना ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश का किसान संपन्न होगा तो प्रदेश और देश भी समृद्ध होगा। राज्य सरकार युवा, महिला और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया की 35वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. सिंह ने केंद्र की रबी 2024-25 में की गई गतिविधियों एवं आगामी खरीफ 2025 में किए जाने वाले कार्यक्रमों को विस्तार से प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। दतिया जिले में तिल की खेती हेतु उपयुक्त तिल की नवीन किस्मों को प्रोत्साहित किया जाए। जिले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीन शुरू की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के रोजगारोन्मुखी डेयरी पालन प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में क्रियान्वित करने का सुझाव दिया गया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। समय समय पर किसानों को, चाहे वो उद्यान की फसलें हों या परंपरागत खेती है, अगर तकनीकी ढंग से उसका वैज्ञानिक की सलाह पर उपाय करें तो निश्चित तौर से फसल बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।